हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरजेएस की और छत्तीसगढ़ जुडिशरी की। तो उसी सीरीज में जो है हम हमारा एक्ट जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसको हम देख रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का अभी जो है फिलहाल हमारा लेक्चर 7th है। लेक्चर 6 और लेक्चर 5 जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो कि रिलेटेड था पार्ट 3 से। रजिस्ट्रेशन एक्ट पार्ट 3 जो है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कवर करता है आपकी सेक्शन 17 से लेके 22A तक। और ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट है। ये एक्ट जो है ये डील करता है डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। और ये जो पार्ट 3 है इसी में आपको बताया गया कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यानी कि लेक्चर 5th और लेक्चर 6th जो है उसमें हम कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और ऑप्शनल वाले रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो हम देख चुके हैं। तो पार्ट 3 में जो हम सेक्शन 17 और 18 पढ़ चुके हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको वो छोड़नी नहीं है। तो जिस किसी ने भी अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर ऑल स्टेट जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ, डीएलएओ जो भी हमारे लीगल एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। कॉमन सब्जेक्ट से मेरा कहने का मतलब है कि देखिए जो मेजर एक्ट्स होते हैं वो चाहे क्रिमिनल मेजर लॉज जो हैं वो जुडिशरी हो या एडीपीओ हो सब में कॉमन है। कुछ माइनर एक्ट्स हैं जो हर स्टेट जुडिशरी में और एपीओ एग्जाम्स में कॉमन है। तो वो सारे एक्ट्स जो है हमारे चैनल पर कवर करवाए जाते हैं ताकि ऑल स्टेट जुडिशरी प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को हेल्प हो सके। पर्टिकुलर स्टेट वाइज भी हम लोकल लॉज भी कवर करते हैं, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2025 का एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए हमने छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है हमारा कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी 2025 का एग्जाम या आगे जो प्रिपरेशन करेंगे तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से छत्तीसगढ़ का लोकल लॉ यानी कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो कि हम पूरा कवर कर चुके हैं लेक्चर वाइज, सेक्शन वाइज, आप प्लेलिस्ट में जाकर वो पूरा जो एक्ट है वो देख सकते हैं। एमपीएडीपीओ के बच्चे जो एमपीएडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर एमपीएडीपीओ से रिलेटेड बहुत सारे माइनर एक्ट्स जो हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5-6 माइनर एक्ट्स तो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब जो माइनर एक्ट्स हमने एमपीएडीपीओ के लिए कंप्लीट किए हैं, कुछ हमने ऑनलाइन पेड क्लासेस जो मैंने पढ़ाई हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, कुछ डायरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ये जो लेक्चर सीरीज है जो एमपीएडीपीओ के लिए मैंने पढ़ाई थी वो लेक्चर सीरीज सिर्फ एमपीएडीपीओ के लिए जो है फायदेमंद नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट जो एमपीएडीपीओ में जो माइनर एक्ट है वो यदि आपके अदर स्टेट एपीओ एग्जाम में है या डीएलएओ एग्जाम में है या वो जुडिशरी में भी अगर आपके माइनर एक्ट है तो वो वीडियोस आप उनके लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एडीपीओ के लिए पढ़ाया तो वो अब आप जुडिशरी में नहीं पढ़ सकते। अगर पॉक्सो एक्ट एडीपीओ में है, एमपीएडीपीओ में, और वो किसी स्टेट जुडिशरी में भी आता है तो आप वो पॉक्सो एक्ट स्टेट जुडिशरी के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स के डीएम आते हैं कि मैम आपने एमपीएडीपीओ के लिए पॉक्सो एक्ट पढ़ाया, वो मेरे स्टेट जुडिशरी में, तो क्या मैं वो वीडियोज लेक्चर यूजफुल है? तो यस, बिल्कुल यूजफुल है। लॉ सेम रहता है, प्रोविजन सेम रहते हैं, समझना सेम है, पढ़ना सेम है, ऑब्जेक्टिव वहां से थोड़े डिफरेंट पैटर्न से घुमा फिरा के बन सकते हैं बस। और इससे ज्यादा एक्ट में जो प्रोविजन है वो तो सेम ही रहेंगे। तो चाहे आप एमपीएडीपीओ के लिए पढ़े चाहे आप जुडिशरी के लिए पढ़े, अगर कॉमन एक्ट है तो वो लेक्चर आपके लिए दोनों में एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हमें देखना है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो पार्ट 3 है उसकी सेक्शन 18 के आगे यानी कि सेक्शन 19। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पार्ट 3 है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो हमारा पार्ट 3 है जो कि सेक्शन 17 से सेक्शन 22A तक डील करता है, तो जिसमें सेक्शन 17 और 18 तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो बाद की सेक्शन है 18 के बाद यानी कि सेक्शन 19, 20, 21, 21A, सॉरी 21, 22 एंड 22A, तो ये जो अब सेक्शंस हैं तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ लेना है। तो देखिए
सेक्शन 19, 20 और 21 ये जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपकी कितनी सेक्शन है? 22 और 22A। तो देखिए सेक्शन 19 और 20 तो आपको पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, सेक्शन 21 और 22 की आपको सिर्फ सेक्शन याद रखना है। मैं आपको यहां पर SB लिख रही हूं। SB मतलब सेक्शन बेस। सेक्शन बेस का मतलब क्या होता है कि आपको 22 सेक्शन और 21 सेक्शन की सिर्फ हेडिंग याद करनी है। आप सिर्फ हेडिंग से याद रख लीजिए कि सेक्शन 21 में क्या बताया है, सेक्शन 22 में क्या बताया है। इससे आपको अंदर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं, आप चाहे तो इनको छोड़ भी सकते हैं। अब उसके बाद सेक्शन 22A ये जो है बाद में जोड़ी गई थी, है ना, तो इसको भी एक बार हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो इस चैप्टर में कहां से कहां तक था ये चैप्टर जो हमारा था, वो एक्चुअली में हमारा था 17 से लेकर, है ना। ये हम बात कर रहे हैं हमारी चैप्टर 3 या पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मोस्ट IMP सेक्शन तो आपकी सिर्फ सेक्शन 17 और 18 है। क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है, बट फिर भी जरूरी नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है तो किसी और सेक्शन से क्वेश्चन आ नहीं सकता। इसलिए हम 19, 20 को भी एक बार अंदर देखेंगे और 21, 22 और 22A को जो है आप छोड़ भी सकते हैं या सिर्फ इनकी हेडिंग दिमाग में रख के आप इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम सेक्शन 19 के बारे में। तो देखिए सेक्शन 19 बात करती है सिंपल कि जो डॉक्यूमेंट है अगर उसमें लैंग्वेज ऐसी है जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है वो उसको समझ नहीं पा रहा है, वो वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं है जहां पर वो पदस्थ है, तो क्या होगा। हेडिंग क्या है? डॉक्यूमेंट इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। जो रजिस्ट्री करता ऑफिसर है उसके द्वारा ना समझी जाने वाली भाषा में दस्तावेज। मतलब जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पदस्थ है वहां पर उसके पास रजिस्ट्री करवाने के लिए कोई दस्तावेज आया और उस दस्तावेज की भाषा ऐसी है जो रजिस्ट्रार को समझ में नहीं आ रही है, उसको समझ में नहीं आती है वो भाषा, और जिस जगह वो पदस्थ है वहां पर वो भाषा जो लोकल भाषा वहां पे चलती है वो लोकल भाषा यूज नहीं की गई है उस डॉक्यूमेंट में, वो कोई अलग ही भाषा में डॉक्यूमेंट आया है। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा रजिस्टर्ड करने के लिए या नहीं, वो आपको इस सेक्शन में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सेक्शन 19 की जो है क्या करना है, सेक्शन 19 की आपको जो है हेडिंग याद रख लेना है। ठीक, सेक्शन 19 की हेडिंग क्या है भाई? हेडिंग एक बार देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर। ठीक, तो एक बार अब फटाफट से अंदर देख लेते क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है इफ एनी डॉक्यूमेंट ड्यूली प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बी इन अ लैंग्वेज विच द रजिस्टरिंग ऑफिसर डज नॉट understand and which is not commonly used in the district, he shall refuse to register the document unless it be accompanied by a true translation into a language commonly used in the district and also by a true copy। क्या कहा गया है कि यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक रूप से उपस्थापित की गई किसी दस्तावेज ऐसी भाषा में है जिसे रजिस्ट्री करता ऑफिसर नहीं समझता है और जो जिले में सामान्यतः प्रयुक्त नहीं की जाती है, तो जब तक कि जिस उस जिले में सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में उसका सही अनुवाद और उसकी सही प्रति भी उसके साथ ना हो, वह उस दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इनकार करेगा। तो सीधा सीधा क्या है कि अगर ऐसी भाषा में डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टरिंग ऑफिसर के द्वारा समझी नहीं जा पा रही और वो वहां की लोकल भाषा नहीं है जो उस एरिया में यूज होती है, तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? रिफ्यूज कर सकता है, मे रिफ्यूज टू रजिस्टर।
तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूज कर सकता है। बट ये रिफ्यूजल वो सिर्फ कब कर सकता है, ये रिफ्यूजल वो तब कर सकता है कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन करके उसकी एक कॉपी, ट्रू कॉपी उसके साथ नहीं लगाई गई है। अब ये प्रोविजन सामने आ क्यों रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारा जो देश है वो विविध भाषाओं में बटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा चल रही है। आपको पता ही अभी आजकल क्या चल रहा है, मराठी बोलो, मराठी बोलो, मराठी बोलो, नहीं बोलोगे हिंदी बोलोगे तो यहाँ नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ सिचुएशन जो अपने यहाँ बन रही है। तो आपको पता है कि हमारे भारत देश में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जिस एरिया में पैदा हुआ है, जहां पला बड़ा है, जो भाषा वो बोलता है वो वहीं बसेगा। वो इंडिया के किसी भी कोने में जाके प्रॉपर्टी ले सकता है, खरीद सकता है। अब जैसे कि अभी महाराष्ट्र का जो केस चल रहा है, कितने सारे लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं, जो वहां महाराष्ट्र में जाकर अपना व्यापार बसाए हुए हैं, वहां कई सालों से रह रहे हैं, वहां पे उन लोगों ने प्रॉपर्टीज भी खरीदी हैं। तो अब जो हिंदी भाषी, जिसको हिंदी नहीं, मतलब मराठी नहीं आती है, उसने वहां पर प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसने जो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज तैयार करवाया वो हिंदी में करवा लिया। तो अब जब वहां वो रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएगा और रजिस्ट्रार के पास जाएगा, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? अगर इस व्यक्ति ने, जो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, महाराष्ट्र में कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वहां चलती है लोकल लैंग्वेज मराठी या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, दो चीजें होती हैं। अगर आप कोई कार्यालय में काम करवाने जाते हैं, या तो आप फिर इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन करवाइए, नहीं तो वहां की लोकल लैंग्वेज में करवाइए। अब भाई इन भाई साहब ने हिंदी में करवा लिया, तो यहाँ पे कहा गया है कि उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने हिंदी में जो अपना दस्तावेज तैयार करवा लिया है, उसको साथ साथ में उसका ट्रांसलेशन मराठी में करवाना पड़ेगा, या फिर जो कार्यालय की भाषा है, अगर कार्यालय की भाषा इंग्लिश है तो इंग्लिश में, है ना, तो उसको अपना, जो उसने अपनी भाषा में दस्तावेज बनवाया है, उसका ट्रांसलेशन साथ में, एक कॉपी, एक ट्रू कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन उसको साथ में अकम्पेंड करना पड़ेगी इस दस्तावेज के साथ। या वो वहां की लोकल लैंग्वेज हो सकती है मराठी, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो कार्यालय की भाषा जो है यानी कि इंग्लिश, तो वो साथ में ट्रांसलेशन की एक कॉपी इंग्लिश या मराठी की साथ में उस दस्तावेज के अकम्पेंड करके फिर रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास जाएगा कि सर मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी खरीदी और इसका मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है। तो अब रजिस्टरिंग ऑफिसर रिफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने हिंदी में दस्तावेज बना दिया है और फिर वो महाराष्ट्र में कोई प्रॉपर्टी खरीदने पहुंचा है, तो फिर वहां का रजिस्ट्रार ऑफिसर अगर उसमें ट्रांसलेशन की कॉपी अटैच नहीं है तो मना कर सकता है रजिस्ट्रार करने से, क्योंकि रजिस्ट्रार द्वारा वो भाषा वहां पर नहीं समझी जा रही है। क्लियर? तो ये है आपकी सेक्शन 19। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन 20 की तरफ। अब सेक्शन 20 बात कर रही है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंटरलाइनेशंस, ब्लैंक्स, इरेजर्स और एल्टरेशंस। अब ऐसे दस्तावेज जिनमें अंतरालेखन, खाली स्थान, उद्घर्षण या परिवर्तन है, तो क्या किया जाएगा? तो अब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी कि ये क्या शब्द है, तो सबसे पहले हम ये शब्द ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई थी आपकी सेक्शन 19, ठीक। अब देख लेते हैं सेक्शन 20 क्या है। सेक्शन 20 देखिए, सेक्शन 20 की हेडिंग देखते हैं हम। सेक्शन 20 में कहा गया है डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग व्हाट? कंटेनिंग इंटरलाइनेशंस। पहला वर्ड है इंटरलाइनेशंस, हिंदी में लिखा गया है अंतरालेखन। हिंदी वाले अपने बैरक में देखते जाएं, अंतरालेखन, इंटरलाइनेशन, ब्लैंक खाली स्थान, इरेजर्स इरेजर्स को कहा गया है उद्घर्षण और एल्टरेशन। परिवर्तन। कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सब चीजें हैं, तो देखिए मैं आपको एक एक टर्म को बता देती हूं। इंटरलाइनेशन इसमें कहा गया अंतरालेखन। अंतरालेखन का मतलब होता है किसी दस्तावेज में दो लाइनों के बीच में कोई आपने अलग से एक लाइन जोड़ दी। आपने देखा होगा जब कभी हम नोट्स भी बनाते हैं ना,
तो जैसे हमने ये नोट्स बना रखे हैं अपने, ये लाइन है। अब क्या हुआ, हम कोई चीज भूल गए, हम ऐड करना थी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक एरो बनाया और यहाँ पर हमने एक लाइन जोड़ दी। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स में भी होता है, हमने कोई दस्तावेज तैयार करवाया, उसमें कोई पॉइंट छूट गया, अब यहाँ पे इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में सपोज करिए हमें कोई लाइन जोड़ना थी, अब डॉक्यूमेंट तैयार हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर वो लाइन जोड़ देंगे। हमने कोई नई लाइन जोड़ दी, ऐड कर दी दो लाइनों के बीच में, इसको कहते हैं इंटरलाइनेशन। क्या है हिंदी वर्ड, अंतरालेखन। ठीक है, दो लाइन के बीच में कोई नई लाइन जोड़ देना, ऐड कर देना। ब्लैंक, खाली स्थान छोड़ दिया, डॉक्यूमेंट बना हुआ है कहीं पर, उसमें खाली स्थान छूटा हुआ है। फिर उसके बाद इरेजर्स, कोई चीज मिटा दी, समझ में आ रही है, प्रिंटेड फॉर्म में हमारा दस्तावेज था, प्रिंटेड है और हमने वहां पर व्हाइटनर लगाकर मिटा दिया कोई चीज, तो वो अलग समझ में आ रहा है कि व्हाइटनर लगा के मिटा दिया आपने कोई चीज। एल्टरेशन, कोई परिवर्तन करा है हमने उसमें, मतलब कोई चीज थी, परिवर्तन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, कोई ऐड करा है, मिटाया, मतलब सब आ सकता है परिवर्तन में, कुछ ना कुछ हमने उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की। और ये सारी चीजें कैसी हैं, ये इंटरलाइनेशन, ब्लैंक, इरेजर और एल्टरेशन कैसे हैं, ये जो ये दस्तावेज में सामने दिख रहे हैं ये सब। अब जब कभी कोई ऐसा दस्तावेज रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के सामने पहुंचेगा, तो क्या रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ऐसे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा या नहीं करेगा, ये बताया है सेक्शन 20 में। तो पढ़िए आगे क्या लिखा है। The registering officer may, in his discretion, refuse to accept for any registration any document in which any interlineation, blank, eraser or alteration appears unless the person executing the documents alteration appears unless the person executing the document attest with their signature or initials such interlineations, blank, erasers और alteration। क्या कहा गया है, रजिस्ट्री करता ऑफिसर किसी भी ऐसे दस्तावेज को जिसमें कोई अंतरालेखन, खाली स्थान, उद्घर्षण या परिवर्तन है, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिगृहित करने से स्वविवेक में उस दशा के सिवाय इनकार कर सकेगा जिसमें उस दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति ऐसे अंतरालेखन, खाली स्थान, उद्घर्षण या परिवर्तन को अपने हस्ताक्षर से या अध्याक्षरों से अनुप्रमाणित कर दें। तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास आता है जिसमें इंटरलाइनेशन है, ब्लैंक है, इरेजर है और एल्टरेशन है, तो जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो उसको रजिस्टर करने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है। वो इनकार कब नहीं कर सकता है, सिवाय वर्ड है, तो वो सिर्फ इनकार तब नहीं कर सकता है जब जिन पार्टीज के बीच में वो डॉक्यूमेंट बना है और डॉक्यूमेंट में ये सब चीजें हुई हैं, तो अगर वो पार्टीज अपने अटेस्ट कर दें उसको, जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बनवाया है, मैं हूं और एक अदर पार्टी है, हम दोनों ने मिलकर जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया और बाद में हमें लगा कि इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट करना है, मैंने सामने वाले पार्टी से बोला कि यार ये पॉइंट छूट गया है, इसको ऐड करना है, आप एग्री हैं? सामने वाली पार्टी ने बोला यस एग्री है, कर लीजिए ऐड। तो हमने वो पॉइंट को ऐड किया और अपने अपने सिग्नेचर कर दिए, अटेस्ट कर दिया उस पॉइंट को कि ये हम दोनों की मर्जी से ये पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड किया। तो अगर पार्टीज उस इंटरलाइनेशन को, ब्लैंक को, इरेजर को या कोई परिवर्तन है उस पर अगर अटेस्ट कर देती हैं, अपनी सहमति हस्ताक्षर करके अटेस्ट कर देती कि ये हमारी मर्जी से हुआ है, तो फिर उस कंडीशन में रिफ्यूज नहीं कर सकता है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। अदरवाइज अगर अटेस्टेड नहीं है ये सारे अल्टरेशन वगैरह, तो फिर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर ऐसे डॉक्यूमेंट का रजिस्टर करने से इनकार कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, ये इसमें कहा गया है। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन है, इंटरलेशन है, ब्लैंक है और दोनों पार्टी की सहमति से, तो उस पे आप अटेस्ट करेंगे और फिर रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, तो रजिस्टर ऑफिसर रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता। अगर अटेस्टेशन नहीं है आपके एंडोर्समेंट के द्वारा, हस्ताक्षर के द्वारा, तो वो जो है मना कर देगा। आगे इसमें सबसेक्शन 2 है, इफ द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर रजिस्टर एनी सच डॉक्यूमेंट, he shall at the time of registering the same make a note in the register of such interlineation, blank, ensures और अल्टरेशन। और जब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रिंग ऑफिसर करता है तो जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो अपने रजिस्टर में इस चीज को मेंशन करेगा, इसके बारे में एक नोट, एक टिप्पण देगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें इंटरलाइनेशन थी, पार्टीज ने अटेस्ट किया है, इसलिए मैं इसको जो है रजिस्टर कर रहा हूं। ये वो नोट अपने रजिस्टर में मेंटेन करेगा। हिंदी में भी पढ़ लीजिए। यदि रजिस्ट्री करता ऑफिसर किसी ऐसे दस्तावेज की रजिस्ट्री करता है, ठीक है, तो उसके रजिस्ट्रीकरण के समय वह ऐसी अंतरालेखन, खाली स्थान, उद्घर्षण या परिवर्तन के बारे में टिप्पण रजिस्टर में दर्ज कर लेगा। तो जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अपने पास रजिस्टर मेंटेन करते हैं प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन से संबंधित, तो ऐसे जब रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का किया जाएगा तो उसके बारे में एक नोट साथ में डालेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है इसमें इंटरलाइनेशन था, खाली स्थान था, उद्घर्षण था या एल्टरेशन था, नोट कर लेगा और फिर रजिस्टर करेगा। ठीक है, अगर वो रजिस्टर करता है तो। इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो है मेरा पुराना बेयर एक्ट है, इसमें 2011 का एक केस लॉ दिया है, नाम है डी.आर. रत्नमूर्ति वर्सेस रामप्पा। सेक्शन 20 पर क्या है, डी.आर. रत्नमूर्ति वर्सेस रामप्पा 2011। दो हजार 11, ठीक है। एमपीएलजे सुप्रीम कोर्ट है ना, मतलब एमपीएलजे का है लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में बाद में गया होगा ये मैटर, ठीक। तो इस केस में क्या हुआ था, डी.आर. रत्नमूर्ति वर्सेस रामप्पा 2011 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, सेक्शन 20 पर। इसमें ये हुआ था कि अपीलार्थी ने विक्रय विलेख निष्पादित करने के उपरांत आत्यांतिक विक्रय विलेख को सशर्त विक्रय विलेख में बदलने के लिए विक्रय विलेख में कुछ अंश जोड़े। यहां पर एक सेल डीड हुई थी दो पार्टीज के बीच में, तो यहाँ पे जो अपीलांट है, अपीलांट ने जो सेल डीड हुई थी उसको कंडीशनल सेल डीड में ट्रांसफर करने के लिए, मतलब उसमें एल्टरेशन करना चाहा। उसने सोचा कि जो नॉर्मल सेल डीड है इसको वो कंडीशनल सेल डीड में कन्वर्ट कर ले। तो जो अपीलांट है उसने विक्रय विलेख का निष्पादित करने के बाद, मतलब सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई, सेल डीड एग्जीक्यूट करने के बाद उस सेल डीड को उसने कंडीशनल सेल डीड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, कुछ पार्ट्स उसमें जोड़ करके। इस तरह जोड़े गए अंश ना तो अधिप्रमाणन किया गया और ना ही प्रत्यार्थी की सहमति ली गई। तो ये जो उसने सेल डीड को कंडीशनल सेल डीड में कन्वर्ट करने की कोशिश की और कुछ पार्ट्स जोड़े, तो ये जो पार्ट्स उसने जोड़े उनका कोई अनुप्रमाणन नहीं था। अनुप्रमाणन यानी मैंने जो अभी इस सेक्शन में बताया ना कि अगर कोई आप परिवर्तन कर रहे हैं तो इंटरलाइनेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उस पर दोनों पार्टीज को उसको अनुप्रमाणन करना, अटेस्ट करना है। तो यहां पर जो सेल डीड को कन्वर्ट करने की कोशिश की गई कंडीशनल सेल डीड में कुछ पार्ट जोड़कर, तो उस पार्ट पर अटेस्टेशन नहीं था। यहां पर ना तो अटेस्टेड किया गया उस पार्ट को और ना जो अपोजिट पार्टी थी उसकी सहमति भी, उसकी कंसेंट भी नहीं ली गई। तो यहां पर कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए परिवर्धन प्रत्यर्थी पर बंधनकारी नहीं हो सकते और ना ही उसका विचार किया जा सकता है। तो चूंकि अटेस्टेड ही नहीं है वो पार्ट और ना ही आपने अपोजिट पार्टी की सहमति ली, आपने अपने आगे उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो जो आपने अंश जोड़े हैं एक्स्ट्रा वो मान्य नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा वो प्रत्यर्थी के ऊपर बंधनकारी नहीं होंगे, उसको वो पॉइंट्स मानने की जरूरत नहीं है और जैसा पहले सेल डीड थी वैसी ही एग्जीक्यूट मानी जाएगी। ये इस केस में कहा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन 21। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, इसकी आपको सिर्फ जो है हेडिंग याद रख लेनी है। आपके लिए सिर्फ हेडिंग जो है वो सफिशिएंट है। इसको आप लिख लीजिए एसबी, सेक्शन बेस्ड। एसबी का मतलब होता है सेक्शन बेस्ड। 21 क्या कह रही है, 21 की हेडिंग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मैप्स और प्लान्स। क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी और मैप्स
और प्लान्स। तो इसको मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूं। इसमें यह कहा गया है कि जब भी कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास पहुंचता है, तो वो प्रॉपर्टी जिसका नॉन टेस्टामेंट्री मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचा है, उसका रजिस्ट्रेशन तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसमें प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन ना हो, जब तक प्रॉपर्टी के साथ प्रॉपर्टी का मैप और प्लान अटैच ना हो। ये इस सेक्शन में कहा गया है। एक बार मैं बता देती हूँ, इसकी सबसेक्शन 1 देख लीजिए। नो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन unless it contains a description of such property sufficient to identify the same। स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी निर्वसियती दस्तावेज जब तक कि उसमें ऐसी संपत्ति की पहचान के लिए पर्याप्त ऐसी संपत्ति का वर्णन अंतर्विष्ट ना हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिग्रहित ना की जाएगी। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का इमूवेबल प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो जब तक डॉक्यूमेंट में उस प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन ब्यौरा नहीं है, कोई अगर गवर्नमेंट प्लान उसके लिए बताया गया है, मैप या प्लान है, तो वो मैप और प्लान अटैच नहीं है जब तक डॉक्यूमेंट में, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इस सेक्शन में कहा गया है। तो आपको हेडिंग याद रखना है और हेडिंग के बाद बस इतना याद रखना है कि जब तक डिस्क्रिप्शन अटैच नहीं होगा तब तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। किसका? टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का। तो नो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड। किसी भी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा यदि क्या है, यदि उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रॉपर्टी का, और अगर प्रॉपर्टी का कोई गवर्नमेंट ने प्लान बताया है तो वो प्लान नहीं है और मैप नहीं है। तो सेक्शन 21 में जो है टोटल 4 सबसेक्शन है। तो मेन पॉइंट इसमें यही है, बाकी आपको अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बताया है कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो इन्होंने नॉर्मल बता दिया, इन्होंने कह दिया कि अगर आपके जो घर है वो टाउन एरिया में है, तो वहां पर क्या होता है, टाउन एरिया में अगर आपके घर होते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड, कौन सी साइड आपका मकान है, किस साइड फ्रंट पड़ रहा है मकान का, है ना, किस स्ट्रीट पे, किस रोड पे, पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम अपने घर का एड्रेस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा भाई हाउस नंबर 68, अगर हाउस नंबर दिया गया है तो आपको हाउस नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा, कौन से रोड पर, किस साइड पर है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, किस साइड पर आपका मकान पड़ता है। ये सारी जो डिस्क्रिप्शन नॉर्मल प्रॉपर्टीज की होती है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में डिस्क्रिप्शन बताया है कि क्या क्या आपको डिस्क्रिप्शन में देना है। आप चाहें तो भी एक बार रीड कर लीजिएगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर इसकी जो सबसेक्शन 4 है उसमें भी अगेन यही बात बोली है कि नो नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ मैप और प्लान of any property comprising therein shall be accepted for registration unless it is accompanied by a true copy of the map or plan। अगर किसी हाउस का मैप और प्लान जो है वो बताया गया है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा जब तक उस मैप और प्लान की कॉपी आप डॉक्यूमेंट के साथ नहीं लगाएंगे। ये सबसेक्शन 4 में कहा गया है। ठीक, क्लियर। तो ये होती है आपकी सेक्शन 21, ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सेक्शन 22 की अगर हम बात करें तो ये आप बिल्कुल टोटली जो है आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 22 जो है वो कनेक्टेड है सेक्शन 21 से। सेक्शन 21 की जो आपकी सेक्शन 21 है उसका सबसेक्शन जो 3 है, जहां पर गवर्नमेंट द्वारा कोई मैप और सर्वे के द्वारा कोई रेफरेंस दिया गया है उसकी बात की गई है। यहां पर कहा गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज एंड लैंड बाय रेफरेंस टू गवर्नमेंट मैप्स और सर्वे। सरकारी मानचित्रों या सर्वेक्षण के निर्देश द्वारा ग्रहों या भूमि का वर्णन बताया गया, तो वो भी आपको क्या है डॉक्यूमेंट में अटैच करना पड़ेगा, तब उसका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है तो कई बार गवर्नमेंट सर्वे करती है, गवर्नमेंट सर्वे करने के बाद कुछ मैप्स बताती है कि ये प्रॉपर्टी ये इसका नक्शा निकालती है। तो वो सारी चीजें अगर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने रेफर की हैं और गवर्नमेंट ने कहा है कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन होंगे तो हमने जो रेफरेंस दिए हैं वो लगाने पड़ेंगे, मैप लगाने पड़ेंगे, तो वहां पर आपको मैप लगाने पड़ेंगे। ठीक, आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। सेक्शन 21 और 22 आप छोड़ सकते हैं। अब सेक्शन 22A
अब आप देख लीजिए सेक्शन 22A। तो पहली बात तो सेक्शन 22A की हेडिंग देख लीजिए। सेक्शन 22A बात कर रही है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन of document regarding the property already conveyed by a registered document by the same person। तो इसकी हेडिंग अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हेडिंग से आएगा, हेडिंग याद कर लीजिए। 22A की क्या कहा गया है? ऐसी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाना, मतलब इसको आपको अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हेडिंग में ही सारी चीज लिख दी गई है। ऐसी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जाना जो उसी व्यक्ति द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के द्वारा पूर्व में ही हस्तांतरित कर दी गई है। यहां पर क्या कहा गया है कि ऐसे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको हाँ नहीं बोलना। आपको मतलब रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जो डॉक्यूमेंट सेम पर्सन के द्वारा पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है, पहले ही कन्वेड कर दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को पहले ही परमानेंट ट्रांसफर कर चुका है, उसकी रजिस्ट्रिंग ऑफिस में हो चुकी है, अब वही सेम पर्सन उसी सेम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर से आता है रजिस्ट्री करवाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को, तो ऐसे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सेक्शन 22A की भाषा बोलती है। सेक्शन 22A की हेडिंग आप याद कर लीजिए, ये पूरा सेक्शन अंदर वही है सेम। एक बार मैं पढ़ देती हूं। Notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force, no registering officer shall accept for registration। कोई भी रजिस्ट्रिंग ऑफिसर जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा? एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल से रिलेटेड कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा इफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड देयरइन हैज ऑलरेडी बीन कन्वेड और परमानेंटली एलिनेटेड बाय द सेम पर्सन। यदि सेम पर्सन के द्वारा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले ही कन्वेड कर दी गई है, पहले ही परमानेंटली ट्रांसफर कर दी जा चुकी है, तो ऐसे प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सेल के रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा रजिस्ट्रार ऑफिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव असाइनी और एजेंट इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। किसी अदर पर्सन के फेवर में किसी व्यक्ति ने, उसके असाइनी ने, उसके एजेंट ने कोई प्रॉपर्टी पहले ही परमानेंटली ट्रांसफर कर दी है, पहले ही कन्वेट कर दी है, फिर वो पर्सन आया उसी सेम प्रॉपर्टी को फिर से किसी और चौथी पांचवी पार्टी के पास सेल करवाने के लिए, तो रजिस्ट्रेड ऑफिसर ऐसी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या? आगे इसमें कहा गया है अनलेस द प्रीवियस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज कैंसिल्ड बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ है, जो पहले प्रॉपर्टी ए ने बी को बेची थी और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अगर उस रजिस्ट्रेशन को कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर के द्वारा उसको पहले वाले सेल को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है, तब फिर वो पर्सन सेम प्रॉपर्टी को किसी अदर को बेच सकता है। ठीक है, तो आपको इसकी हेडिंग याद रख लेनी है सिर्फ। क्या? नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट non-acceptance of registration of document regarding the property already conveyed by a registered document by the
रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बाय द सेम पर्सन। ठीक है, तो क्या है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑलरेडी कन्वेड बाय अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बाय द सेम पर्सन। अब यहां पर हेडिंग याद करके आप इसमें क्या जोड़ लीजिए, लास्ट वाला पॉइंट, अनलेस द प्रीवियस registered document, unless the previous registered document is cancelled by order of a court। ठीक है, तो ये आप इसमें हेडिंग के साथ ये ऐड कर लीजिए, अनलेस द प्रीवियस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इज कैंसिल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। जो पहले डॉक्यूमेंट, जो पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है, जो व्यक्ति पहले अपनी संपत्ति बेच चुका है, अगर वो सेल डीड को बाय कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, तब वो व्यक्ति, सेम पर्सन, अपनी सेम प्रॉपर्टी को किसी अदर को बेच सकता है। अन्यथा अगर सेम व्यक्ति, सेम पर्सन सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है जो वो ऑलरेडी कन्वेट कर चुका है, तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, सेक्शन 22A। तो ये कंप्लीट होता है आज का हमारा पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड जो कि सेक्शन 17 से 22A तक था, जिसमें आपको सेक्शन 17, 18, 19, 20 और 22A आप ये देख सकते हैं। बीच की 2-3 सेक्शन आप टोटली स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरजेएस का पेपर बहुत जल्दी है, 27 जुलाई को है आई थिंक, मैं डेट में शायद कंफ्यूज तो नहीं हो रही हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आरजेएस का पेपर जो है वो जुलाई में ही होने वाला है, टाइम बहुत कम है। सिलेक्टेड आप पढ़ सकते हैं फटाफट से, जो इंपॉर्टेंट है वो आप बिल्कुल मत छोड़िए। तो मेरे वीडियोस आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन एक्ट के। अब मैं जो है इसको फास्ट कंप्लीट करा दूंगी। पार्ट थर्ड तक बहुत इंपॉर्टेंट था, पार्ट फोर्थ से जो अब नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, यहां से अब वो वाला पार्ट शुरू होगा। तो आगे के वीडियोस आप देखना बिल्कुल ना भूलें, और पार्ट थर्ड तक आप पूरा पढ़ लें। ठीक है, पार्ट थर्ड के बाद अब पार्ट फोर्थ से जो स्टार्ट होगा, वहां से आपको क्या क्या पढ़ना है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फटाफट से बता दूंगी कि क्या क्या आप पढ़ सकते हैं और क्या क्या आप छोड़ सकते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाना और समझाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए आरजेएस वालों के साथ, छत्तीसगढ़ वालों के साथ, क्योंकि ये माइनर एक्ट अभी आरजेएस और छत्तीसगढ़ में तो है, और किस अदर स्टेट जुडिशरी में है वो मुझे नॉलेज नहीं है। तो जो आप जिस स्टेट जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है तो आप लोग भी जो है आप देखिए और वीडियो को अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।